डिजिटल युग से बहुत पहले जॉर्ज ऑरवेल ने बेकाबू पावर के खतरों को पहचान लिया था और फ्यूचर के लिए एक वार्निंग लिखी थी। 1984 उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां सच, आजादी और इंडिविजुअलिटी को एक गवर्नमेंट कुचल देती है जो सब कुछ कंट्रोल करती है, यहां तक कि आपके थॉट्स भी। ऑरवेल की स्टोरी डेंजर्स का एक मैप है जो हमें अपनी आजादी के खोने को पहचानने और उसका विरोध करने के लिए कहती है। हमारी कहानी एक मायूस, टूटे फूटे लंदन में शुरू होती है जो अब ओशिनिया का पार्ट है, जिस पर पार्टी का राज है। विंस्टन स्मिथ, एक ऑर्डिनरी आदमी, एक नीली यूनिफॉर्म में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में काम करता है। पार्टी के लगातार बदलते नैरेटिव के हिसाब से हिस्ट्री को फिर से लिखता है। उसकी लाइफ कलरलेस और जॉयलेस है, जिस पर बिग ब्रदर की लगातार नजर रहती है, जिसके पोस्टर कहते हैं बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं है। हर घर और गली के कोने पर लगे टेली स्क्रीन देखते और सुनते हैं, जिससे टोटल ओबीडियंस बनी रहती है। विंस्टन फंसा हुआ महसूस करता है। एक ज्यादा आजाद पास्ट की हल्की यादें उसे परेशान करती हैं। उसका काम है मीडिया, कार्टून कैरेक्टर इरेजिंग वर्ड्स फ्रॉम अ हिस्ट्री बुक, एनिमेटेड विंस्टन डिलीटिंग फाइल्स, अनकन्वीनियंट ट्रूथ्स को मिटाना, पार्टी के झूठ को रियलिटी में बदलना। यह एंडलेस रीराइटिंग उसे सीक्रेट डाउट और खालीपन से भर देती है। पार्टी कंट्रोल करती है कि आप मीडिया, कार्टून पीपल ईटिंग ब्लैंड फूड इन यूनिफॉर्म क्लोथ्स, एनिमेटेड सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल मील्स एंड आउटफिट्स, क्या खाते हैं, पहनते हैं और यहां तक कि क्या सोचते हैं। विंस्टन की दुनिया डर, शक और लगातार सर्विलांस की है। फिर भी अंदर ही अंदर वह सच और आजादी के लिए तरसता है। बिग ब्रदर हर जगह है, पोस्टरों पर, सिक्कों पर और टेलीस्क्रीन पर। पार्टी के कंट्रोल का एक ऑल पावरफुल सिंबल। कोई नहीं जानता कि वह रियल है या नहीं, लेकिन उसकी प्रेजेंस से बचा नहीं जा सकता। थॉट पुलिस लॉयल्टी को एनफोर्स करती है, रिबेलियन या डाउट के हल्के से भी इशारे पर पनिश करती है। कोई भी, आपका पड़ोसी, कोवर्कर, यहां तक कि आपका बच्चा, एक इन्फॉर्मर हो सकता है। पार्टी की नई लैंग्वेज न्यूज़पीक, आजादी और रिबेलियन के वर्ड्स को मिटा देती है, जिससे इंडिपेंडेंट थॉट इम्पॉसिबल हो जाता है। लैंग्वेज को कंट्रोल करके पार्टी रियलिटी को ही कंट्रोल करना चाहती है। ओशिनिया में डर और मिसट्रस्ट ही सिर्फ कांस्टेंट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में विंस्टन की जॉब उसे एक डेंजरस पर्सपेक्टिव देती है। उसे पता है कि पार्टी लगातार हिस्ट्री को फिर से लिखती है। दिन वह चुपके से एक खाली डायरी खरीदता है। एक ऐसी दुनिया में रिबेलियन का एक छोटा सा एक्ट जहां प्राइवेसी मना है। टेलीस्क्रीन से छिपकर विंस्टन लिखता है, डाउन विद बिग ब्रदर। यह सिंपल एक्ट एक क्राइम है जिसके लिए गायब होने की सजा है। पहली बार विंस्टन को एक रिलीज का एहसास होता है। उसके प्राइवेट थॉट्स अब उसके दिमाग के बाहर मौजूद हैं। वह पार्टी के डॉक्ट्रिन पर सवाल उठाना शुरू करता है और दूसरों में कॉमन डाउट के साइंस देखता है। डेली 2 मिनट्स हेट के दौरान वह भीड़ में एक और बागी को ढूंढता है। विंस्टन का सीक्रेट डिफाइंस शुरू हो गया है। विंस्टन का अकेला रिबेलियन तब एक नया मोड़ लेता है जब वह जूलिया को देखता है काम पर, एक बोल्ड यंग वुमन। पहले तो उसे उस पर जासूसी करने का शक होता है, लेकिन वह उसे एक नोट देती है, आई लव यू। उनका सीक्रेट लव अफेयर एक ऐसी दुनिया में डिफाइंस का एक डेंजरस एक्ट है जहां प्यार मना है। वे छिपी हुई जगहों पर मिलते हैं, मार्केट, टूटे हुए चर्च, कंट्री साइड, हमेशा डिस्कवरी का रिस्क लेते हुए। उनका प्यार एक रिबेलियन है, पार्टी की पकड़ से अपनी ह्यूमैनिटी को वापस पाने का एक तरीका। पार्टी सभी प्राइवेट लॉयल्टीज को खत्म करना चाहती है। विंस्टन और जूलिया का रिलेशनशिप एक डायरेक्ट थ्रेट है। उन्हें एक जंक शॉप के ऊपर किराए के कमरे में एक सैंक्चुअरी मिलती है, आजादी का एक नाजुक बुलबुला। यहां वे बात करते हैं, हंसते हैं और पार्टी की पहुंच से परे एक लाइफ का सपना देखते हैं।
विंस्टन के लिए प्यार आशा बन जाता है, विरोध करने का एक कारण, लेकिन हर सीक्रेट मीटिंग उन्हें खतरे के करीब लाती है। जूलिया के साथ विंस्टन खुशी और आजादी के पल एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि उसके देसी गोल्डन कंट्री के सपने में कदम रखना। जंक शॉप के ऊपर उनका कमरा एक सैंक्चुअरी बन जाता है, टेली स्क्रीन और पार्टी कंट्रोल से फ्री। जूलिया असली खाना लाती है, ब्रेड, जैम, चॉकलेट, लग्जरीज जो उन्हें एक खोई हुई दुनिया की याद दिलाती हैं। वे रिबेलियन के बारे में बात करते हैं, लेकिन जूलिया का डिफाइंस प्रैक्टिकल है, जबकि विंस्टन मिस्टीरियस ब्रदरहुड में शामिल होने का सपना देखता है। उनका प्यार खुशी की फिर से खोज और रेजिस्टेंस का एक डेस्परेट एक्ट दोनों है। फिर भी उनकी मोटिवेशंस में अंतर उनकी यूनिटी में दरार का इशारा करते हैं। पार्टी की छाया मन फियर आती है, उनके नाजुक संसार को तोड़ने की धमकी देती है। विंस्टन और जूलिया ओब्रायन को ढूंढते हैं, यह मानते हुए कि वह रेजिस्टेंस का हिस्सा है। ओब्रायन उनका वेलकम करता है, विंस्टन को एक मना की हुई बुक देता है और उम्मीद का वादा करता है, लेकिन यह सब एक ट्रैप है। उनकी सैंक्चुअरी पर नजर रखी जा रही थी और जंक शॉप का मालिक थॉट पुलिस निकला। सिपाही अंदर घुसते हैं, जूलिया को घसीट कर ले जाया जाता है और विंस्टन की दुनिया ढह जाती है। सब कुछ, उनका प्यार, उनका रिबेलियन, उनकी आशा पार्टी द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया गया था। धोखा खाया हुआ और पीटा हुआ विंस्टन को एहसास होता है कि पार्टी की पावर एब्सोल्यूट है। वह कमरा जो आजादी जैसा लगता था, वह हमेशा से एक पिंजरा था। ओब्रायन जो कभी उम्मीद का सिंबल था, विंस्टन का टॉर्चर करने वाला बन जाता है। पार्टी का मैसेज क्लियर है, कोई भी उसकी पहुंच से बच नहीं सकता। विंस्टन का रिबेलियन हिंसा और धोखे में खत्म होता है। अभी विंस्टन को मिनिस्ट्री ऑफ लव ले जाया जाता है, जहां पार्टी टॉर्चर और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन से कैदियों को तोड़ती है। ओब्रायन खुद को एक लॉयल पार्टी मेंबर के रूप में रिवील करता है, जो विंस्टन की इंडिविजुअलिटी को खत्म करने के लिए डिटरमाइंड है। पार्टी का गोल पनिशमेंट नहीं है, यह दिमाग का टोटल कंट्रोल है। ओब्रायन विंस्टन को टॉर्चर करता है, उसे रियलिटी को नकारने और पार्टी के वर्जन ऑफ ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करता है। रूम 101 में विंस्टन अपने सबसे बड़े डर का सामना करता है, चूहे। फियरा हुआ वह जूलिया को धोखा देता है, उसके बजाय उसे पनिश करने की भीख मांगता है। उस पल में उसकी स्पिरिट टूट जाती है, प्यार और लॉयल्टी मिट जाती है। पार्टी सिर्फ ओबीडियंस नहीं चाहती, वह आपके थॉट्स और फीलिंग्स को अपनाना चाहती है। विंस्टन का रेजिस्टेंस कुचल दिया जाता है, बिग ब्रदर के प्यार से बदल दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ लव विद्रोहियों को लॉयल सब्जेक्ट्स में बदल देती है। डिफाइंस की कीमत खुद को खोना है। विंस्टन को रिलीज कर दिया जाता है, एक खोखला खोल, उसका रिबेलियन मिटा दिया गया है। वह जूलिया से फिर मिलता है, लेकिन उनका प्यार चला गया है। दोनों ने टॉर्चर के तहत एक दूसरे को धोखा दिया है। पार्टी ने साबित कर दिया है कि वह सबसे गहरे ह्यूमन बॉन्ड को भी खत्म कर सकती है। विंस्टन चेस्टनट ट्री कैफे में बैठा है, पार्टी के प्रोपेगेंडा को देख रहा है, सिर्फ खालीपन महसूस कर रहा है। फाइनल विक्ट्री पार्टी पर नहीं बल्कि खुद पर है। बुढ़ेस वह बिग ब्रदर से प्यार करता है। ऑनरवेल की वार्निंग क्लियर है, जब सच को कंट्रोल किया जाता है और थॉट को पुलिस किया जाता है तो आजादी मर जाती है। आज सर्विलांस और गलत इंफॉर्मेशन की दुनिया में 1902 की कसबू की खुदासी का मैसेज पहले से कहीं ज्यादा अर्जेंट है। हमें अथॉरिटी पर सवाल उठाना चाहिए, सच को संजोना चाहिए और फ्री सोचने के अपने अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। यह कहानी दिखाती है कि सबसे इफेक्टिव कंट्रोल फिजिकल फोर्स नहीं बल्कि रियलिटी का मैनिपुलेशन है। विंस्टन का भाग्य एक वार्निंग है, उदासीनता और चुप्पी अत्याचार को पनपने देती है। 1900 की से हमें याद दिलाता है कि आजादी नाजुक है और हमेशा इसके लिए लड़ने लायक है। आखिर में सबसे बड़ा खतरा हमारी जान गंवाना नहीं बल्कि हमारा दिमाग गंवाना है।
दो और दो हमेशा चार ही होने चाहिए।